इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 5 बातें, वो 5 एस्पेक्ट्स ऑफ फेवरमैन्स जिसकी वजह से आई लव दिस मूवी, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये मूवी डिफरेंट है, ऑसम है और स्पेशल है। तो एस्पेक्ट नंबर 1, हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इस मूवी के बारे में मुझे बस 2 बातें पता थी। पहला तो जो थोड़ा बहुत स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में जानता था, उनके करियर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में इंटरनेट पे जो पढ़ा था मैंने उससे, और दूसरा जो ये मुझे पता था कि ये मूवी फेवरमैन्स स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है और अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। तो मुझे लगा इस मूवी में उन्होंने बताया होगा कैसे वो इस ऊंचाई में पहुंचे हैं, इतने फेमस, इतने ग्रेट डायरेक्टर बने हैं। पर आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं बताई, बल्कि अपने पूरे लाइफ का बस एक इम्पॉर्टेंट फेज जो था, जो शुरुआती दिन थे, जब वो बच्चे थे, जब वो टीनेजर थे, जब उनको फिल्म मेकिंग से प्यार हुआ था, जब वो फिल्म बनाना उनको पसंद, पैशन बन गया था उनका, उन दिनों के बारे में बता रखा है। उस समय में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था फिल्म मेकिंग को लेकर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला था, डिवोर्स हुआ, वो बुली किए जाते थे स्कूल में, इन सब बातों को लेके उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये इस मूवी में दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, पहले उन्होंने अपनी मॉम को एज अ विलन देखा इस पूरी कहानी में कि उनकी वजह से डिवोर्स हो रहा है। पर धीरे धीरे उनको समझ आता है कि डिवोर्स, अगर वो दोनों साथ में खुश नहीं है, उनके मॉम एंड डैड, तो उनका डिवोर्स ले लेना ही बेहतर होगा, ताकि अलग अलग ही सही पर खुश रह पाए। करियर लाइफ में क्या सच में स्टीवन स्पीलबर्ग इतनी आसानी से मान गए थे, इतनी आसानी से समझ गए थे इस बात को? मुझे नहीं लगता। पर वही बात है कि इन्होंने उस समय असल में क्या हुआ था वो दिखाने की बजाय अब उनका इस बात को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अपने पेरेंट्स के डिवोर्स को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको दिखाने पे ज़्यादा फोकस करा। जब वो बुली के गए थे स्कूल में, अभी कोई हमें बुली करता है तो हम उसको विलन के रूप में देखते हैं, उससे नफरत करते हैं। वैसा ही सैम के साथ भी है। पर जब वो बाद में जाके समझता है कि वो जो बुली कर रहा है उसकी भी एक अपनी कहानी है, वो बुली क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको वो अपने आप को नीचे समझता है। वो बंदा स्पोर्ट्स में बढ़िया है, वो बंदा मस्कुलर है, उसके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, पर फिर भी वो अपने आप को नीचे समझता है। उसे लगता है कि वो किसी चीज के लायक नहीं है, वो किसी चीज के वर्थ इट नहीं है। जैसा हीरोइक सैम ने उसको अपनी फिल्म में दिखाया था, वो उसके लायक ही नहीं है। अपने आप को इतना नीचे समझता है, वो कंफर्ट महसूस करता था लोगों को नीचे दिखाने में। असल में क्या सैम के अपने बुली के साथ कुछ बात हुई होगी, पता नहीं। पर स्टीवन स्पीलबर्ग का अब अपने जो उन बुली करने वालों के प्रति जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन्होंने दिखाना जरूरी समझा, वो दिखाया और वो शिफ्ट करा कि हाँ भाई, ये बुली करने वाला भी असल में विलन नहीं है, इसकी भी एक अपनी कहानी है। और जब उनकी वो गर्लफ्रेंड होती है, जो प्रॉम नाइट के समय में वो उनको अप्रोच करता है कि मेरे साथ हॉलीवुड में जाके सेटल हो जाने को, पर वो मना कर देती है और उनका गिफ्ट भी उनको दे देती है, मतलब ब्रेकअप कर लेती है। पहले देखने में लगता है कि भाई औरत का चक्कर, लड़की का चक्कर, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है लड़कों के साथ। पर कुछ सीन बाद जब वो अपनी मॉम से इस बारे में बात कर रहे होते तब समझ आता है कि नहीं, उस लड़की ने भी मना करा। क्यों? क्योंकि अब कोई भी लड़की होती है तो वो यही करती है। अचानक से कोई उससे बोलेगा कि भाई अपने सब प्लान्स को छोड़ के मेरे साथ कहीं सेटल हो जाओ उन शादी करने के लिए, तो कोई भी लड़की ऐसे रिजेक्ट करती। कहीं ना कहीं उन्होंने उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करी है, जो भी कहीं ना कहीं लग रहे थे पूरी कहानी में ये विलन हो सकता है, इस पॉइंट में ये विलन हो सकता है। उन्होंने हर एक को अब पूरे जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। यही जो उन्होंने एक नया अप्रोच दिया ना, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की, अपने पूरे फेस को नए अप्रोच से देखा और वैसे ही प्रेजेंट करा। वो नया अप्रोच, वो नया पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है इस मूवी को स्पेशल बनाता है। एस्पेक्ट नंबर 2, द मैजिक ऑफ कलर्स। इस पूरी मूवी के दौरान जब भी सैम मूवी को लेकर, मूवी मेकिंग को लेकर एंथुसियास्टिक होता है, तब वो हम तक पहुंचा वो मैसेज कैसे? कलर्स की वजह से। जिस प्रकार उसके कलर्स, ब्राइटनेस थी ना उनके कलर्स में, एक तरीके का ब्राइटनेस ज्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, कुछ बीच का कुछ निकाला और वो पूरा मैजिकल फील दे रहा था। इस पूरे मूवी के दौरान जब एस्केप टू नोवेयर तक का सीन दिखा रखा है, उस समय वो फिल्में ज्यादा बना रहे होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम कम होती है, तो उस समय तक उन्होंने ब्राइटनेस रखी है पूरे कलर्स में, एक कलरफुल अप्रोच रखी है। बाद में आकर डल भी कराए, तो उस समय तो जो ब्राइटनेस थी ना, उससे पूरा उनका एंथुसियाज्म फील हो रहा था, वो प्योरली ऑसम फील हो रहा था मुझे। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रेन वाला सीन था, जब सैम, वो बच्चा पहली बार ट्रेन को देख रहा था रात को, उस सीन में वो ट्रेन एक टॉय ट्रेन है, खिलौने वाली है, कोई रियल नहीं है, और पूरा का पूरा कमरे में अंधेरा भी है, बस एक ट्रेन के आगे छोटा सा वो लाइट जली होती है और पीछे से थोड़ा लाइट आ रही होती है, बस इतना। उस सीन में पूरा अंधेरा होने के बावजूद जब वो ट्रेन अप्रोच कर रही होती है सैम की तरफ को, इतना बढ़िया फील आता है उसमें।
जैसा सैम को उस फिल्म को उस ट्रेन को देख के लग रहा है उस वैसा कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रहा था उस कलर्स की वजह से। जिस तरीके से मैजिकल एक अप्रोच सा दिया उन्होंने सिंपल से सीन को कलर्स की वजह से इतना मैजिकल बना दिया। और ये थंबनेल को ही देख लो एग्जांपल के रूप में। इस थंबनेल में मैंने कोई भी वो नहीं करा, ब्राइटनेस नहीं बढ़ाया या फिर कोई कलर नहीं डाले एक्स्ट्रा, बस जो मूवी का सीन था उसी की फोटो एक तरीके से लेकर इस थंबनेल में डाल दिया। और फिर भी और ये इतना आई एंगेजिंग लग रहा था मेरे को जब मैंने देखा। क्यों? जो कलर्स के साथ उन्होंने खेला है, आई पर्सनली लव इट। जो कलर्स के थ्रू फील कराया ऑडियंस को किसी किसी इमोशन को, वो मुझे लगता है इस मूवी को स्पेशल बनाता है। अब आता है एस्पेक्ट नंबर 3, ये कि स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म है। क्यों भाई, कोई और बनाता तो उसको समझने के लिए तब क्या होता समझने के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट बायोपिक मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इन दो इसको कंपेयर करते हैं फेवरमैन से, क्या फर्क है? अब धोनी मूवी को क्या धोनी ने बनाया? नहीं, नीरज पांडे ने बनाया। तो उन्होंने उस कहानी को, धोनी की पूरी लाइफ स्टोरी को एक थर्ड पर्सन के हिसाब से देखा और वैसे ही पेश करा है। कुछ सीन्स हैं जहाँ पे धोनी क्या फील कर रहे हैं खेलते वक्त, वो ना बताकर ऑडियंस क्या फील कर रही है उसको उन्होंने ज़्यादा अहमियत दिया, उसको दिखाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सीन में धोनी क्या फील कर रहे हैं खेलते वक्त, वो ना बताकर उस समय जो लोग देख रहे हैं उनको वो क्या फील कर रहे हैं उस पर फोकस किया है एज कम्पेयर टू फेवरमैन्स। इसमें जब भी उन्होंने कोई फिल्म दिखाई है अपने ऑडियंस को, उस समय ऑडियंस का देख क्या फील कर रही है वो तो दिखाया है, साथ ही में सैम क्या फील कर रहा है वो उस पर भी उन्होंने फोकस करा है। सेकंड पॉइंट, धोनी फिल्म में एक बंदे की कहानी दिखा रखी है जो कि अब वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, वो इंडियन टीम का कैप्टन है, वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, इस पूरी जर्नी को दिखा रखा है, उनके बचपन से लेके अभी तक की जर्नी को। पर फेवरमैन्स में उसमें स्टीवन स्पिलबर्ग ने अपनी पूरी लाइफ जर्नी को कि वो कहाँ बचपन शुरू होते हुए अब कहाँ पे पहुंचे हैं वो नहीं दिखाया, बस एक एस्पेक्ट दिखा रखा है कि वो जब उन्होंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखा वहां तक की जर्नी को दिखा रखा है बस। और थर्ड पॉइंट, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में ऐसे सीन्स हैं जहां पर धोनी के दोस्त या फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ये कुछ करेगा आगे जाके, ये इसमें कुछ बात है, ये आगे कुछ करेगा या फिर ये कम में नहीं मानेगा, ऐसे ऐसे बोल के हमें फील कराते हैं कि यस महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ अचीव करा है बड़ा, और ये उनके आसपास के लोग महसूस कर पा रहे थे पहले से ही। एज कम्पेयर टू द फेवरमैन, यहाँ पे किसी ने भी सैम जब से भी मूवी देखी सैम की, उसने मूवी की तारीफ करी, उसने हाँ कहा कि भाई बढ़िया मूवी बनाई है ये वो, लेकिन किसी ने भी उसको ये कॉम्प्लीमेंट शायद नहीं दिया है कि भाई तुम इसमें कुछ बात है, ये कुछ बड़ा डायरेक्टर बन सकता है या फिर तुम बड़ा कुछ करोगे, हॉलीवुड का नाम कुछ हॉलीवुड बदल के रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो चाहे तो कर सकते थे आराम से स्टीवन स्पिलबर्ग, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। ऐसा क्यों? क्योंकि धोनी को पेश कर रहे हैं थर्ड पर्सन, नीरज पांडे ने उन पर मूवी बनाई कि थर्ड पर्सन है, इसलिए वो उनकी तारीफ कर सकते हैं, ऐसे सीन डाल सकते हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग अपनी फिल्म में अपनी तारीफ डालेंगे तो ऐसा लगेगा अपनी तारीफ करे जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नाम भी बदल दिया, स्टीवन स्पिलबर्ग नाम नहीं रखा उस बच्चे का, बल्कि सैम फेबरमैन रखा है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में जब हम देख रहे हो तो हमारे दिमाग में ये ना आए कि भाई ये स्टीवन स्पिलबर्ग ही तो है आखिरकार ये बच्चा। नहीं, हमारे दिमाग में है कि सैम फेबरमैन एक नया ही बंदा है, हाँ, जिसकी कहानी रेजोनेट करती है बिल्कुल, जिसका फिल्म मेकिंग के प्रति प्यार रेजोनेट करता है स्टीवन स्पिलबर्ग से। तो इसका मतलब क्या ये है कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि वो बायोपिक सबसे बेस्ट बायोपिक है इंडिया की, सबसे वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक है इंडिया की। इतनी अमेजिंग एक्टिंग, इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस करी शाहरुख राजपूत ने, पूरा कैरेक्टर में ढल गए हैं, लाजवाब है। बल्कि बस मैं इतना कह रहा हूँ कि यही छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये फेबरमैन्स को बाकी जितनी बायोपिक्स अभी तक बन रखी हैं, रियल लाइफ पे मूवीज बनती हैं, उन सबसे अलग करता है ये छोटे छोटे पॉइंट्स, और यही पॉइंट्स फेवरमैन्स को स्पेशल बनाता है। नाउ एस्पेक्ट नंबर 4, दी एंडिंग। जो उन्होंने एंड में दिखा रखा था कि सैम फेबरमैन वहाँ कमरे में बैठा होता है, वो किसी डायरेक्टर से मिलने वाला है, फिल्म मेकर से मिलने वाला है, कोई बड़ा डायरेक्टर है, अब वो कौन है उसे भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। जैसे जैसे वो सीन को दिखाते हैं कि वहाँ पे पोस्टर कुछ होते हैं, वो पोस्टर देख के भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या है, कौन बंदा है, क्योंकि हमने पुरानी फिल्म इंडिया की ही देखी है, हॉलीवुड के दूर की बात है। फिर जैसे जैसे लेकिन आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा बढ़ती है कि आखिर ये है कौन। फिर एंड का जो पोस्टर होता है उसमें उसे देख के पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो सैम जिसको अपना आइडल मानता था बचपन में, जिसकी मूवी देखता था थिएटर में जाके। अगर वो उस पॉइंट पे खत्म करते ना फिल्म को, तो भाई वो एक बढ़िया मेरे बढ़िया एंड रहता वो, क्योंकि अब
उनके बीच में उसके अपने आइडल के साथ क्या बातें हुई, ये सब हमारे इमेजिनेशन में ही रहता है। तो एक लगता है कि हाँ कोई बढ़िया बात होगी, अब फिल्म मेकिंग में एंटर कर गया सैम फेबरमैन। पर नहीं उन्होंने दिखाया आगे। और जो उनकी बात हुई हेनरी फोर्ड से, वो डायरेक्टर थे हेनरी फोर्ड, तो मुझे वो थोड़ा कनेक्ट नहीं करा मैं उस बात से। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने होराइजन के ऊपर वो बात क्या कह दी, और वो फिर बाहर निकलते और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे पसंद नहीं आया वो एंड, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बंदा हेनरी फोर्ड उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रेजोनेट नहीं करा उस सीन से। तो बाद में मैं इस मूवी के बारे में सोच रहा था, फिल्म खत्म होने के बाद इस मूवी का दिमाग में आ रहा था, सीन्स वगैरह दिमाग में आ रहे थे, और फिर मन कर रहा था कि अब तो मूवी बना दो भाई, हम भी मूवी बनाएंगे करके। मूवी मन करता दोस्तों को बुलाओ, बाहर जाओ, सीधा मूवी बनाते हैं। फिर मम्मी ने बोला खाना खा ले, तो मैं खाना खाने बैठ गया, और मेरे दिमाग में तब भी वही चल रहा था, वही सीन चल रहे थे मेरे दिमाग में इस मूवी के। खाना खाते वक्त भी 1 घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया मूवी देखे, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, और मेरे दिमाग में सीन्स चल रहे हैं। और तभी एक बात दिमाग में क्लिक करी, इस मूवी में जो भी बेसिक सीन्स मेरे दिमाग में चल रहे थे उन सब में एक पैटर्न देखा मैंने। क्या था पैटर्न? कि जो भी कैमरे, जब भी कोई शॉट लिया स्टीवन स्पीलबर्ग ने किसी भी आदमी इंसान का, तो उन्होंने कैमरे को उनके सीधे चेहरे के सामने नहीं बल्कि थोड़ा नीचे रखा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, इस पे कैमरा मेरे एकदम सामने नहीं है बल्कि थोड़ा नीचे है। पर और वीडियो में आपने देखा होगा कि वो इतना रहता है, पर मेरे में नीचे। ये मेरी मजबूरी है, पर उन्होंने जानबूझ के करा है। तो ऐसा क्यों करा? और जब मैंने उसको सोचने की कोशिश करी तब पता चला कि होराइजन, ये है असली में होराइजन का मतलब। जब वो कैमरे को नीचे रखते हैं तो होराइजन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे आसमान और जमीन मिलती हुई दिख रही है, जैसे समुद्र के उसमें दिखता है। तो उनकी जब ऐसे सीन्स में, ऐसे शॉट्स में होराइजन या तो कभी नीचे होता है तो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर। इस मूवी को हिसाब को छोड़ के किसी और मूवी को भी देखिए उनकी, जैसे कि द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन, उसमें भी बहुत से सीन्स है जहाँ पे होराइजन कभी नीचे है तो कभी ऊपर, कभी नीचे तो कभी ऊपर। और वो यही होराइजन का जो शिफ्ट है ना, उनकी फिल्मों को अलग करता है और इंटरेस्टिंग बनाता है शॉट को। तो तब मुझे समझ आया कि अच्छा, हेनरी फोर्ड की उस एडवाइस को इन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं, अपनी उनके पूरे करियर में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में उस एडवाइस को यूज करा है। और साथ ही में जब एंड में वो जा रहा होता है सैम, तब भी वो कैमरा एकदम सामने रहता है, होराइजन एकदम बीच में रहता है, लेकिन फिर वो उस कैमरे को हिलाते हैं और शिफ्ट करते हैं होराइजन को नीचे। तो उस समय भी उन्होंने मतलब इतना ट्रिब्यूट दिया हेनरी फोर्ड को कि वो अभी इतने सालों बाद भी, इतनी दूर आकर भी अपनी जर्नी में अभी भी उस 1 मिनट की मीटिंग से जो उन्होंने सीखा उसको अप्लाई कर रहे हैं। और ये समझने के बाद ना, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत इस बारे में, पर समझ कर ही मुझे ऐसा लगा कि भाई इससे बढ़िया एंड नहीं हो सकता था ये। और यही एंडिंग इस मूवी को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। तो एस्पेक्ट नंबर 5, चेंज इन आउटलुक, नजरिया बदल गया मेरा। तो बात आती है जो थंबनेल में मैंने क्वेश्चन राइज करा था, ये क्या ये मूवी ऑस्कर डिजर्व करती है? तो ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं पता ऑस्कर वाले की क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके की मूवी को बेस्ट कहते हैं, किस तरीके के डायरेक्टर को बेस्ट कहते हैं। वैसे मेरे लिए तो आरआर मूवी बेस्ट है 2022 की। क्यों? वो जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, इससे मैंने बता रखा है कि क्यों आरआर एक मास्टरपीस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अगर फेवरमैन ऑस्कर जीत भी गई तो मेरे लिए ये नहीं होगा कि स्टीवन स्पिलबर्ग, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम, उसने ऑस्कर जीता है, नहीं, बल्कि वो जो बच्चा सैम, जिसने अभी पहली बार जो उसने पहली मूवी देखी थी, उसका एक सीन उसने शूट करा, फिर उसके बाद अपने कभी बहनों के साथ, तो कभी दोस्तों के साथ, तो कभी परिवार के साथ, फिर कभी 40 लोगों को बुला के उसने बस फिल्म में शूट करना शुरू करा, बस उसे क्योंकि मजा आता था सब करने में। वो बंदा जीतेगा, वो सैम फेबरमैन जीतेगा ऑस्कर को, ऐसा फील होगा। इतना ही नहीं, अब जब भी मैं किसी स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी को देखूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा मुझे कि स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी देख रहा हूँ, बल्कि रहेगा कि वो बच्चा सैम, उसकी मूवी देख रहा हूँ मैं। वो पहले कैसी मूवी बनाता था और अब वो कैसी मूवी बना रहा है, इतना उसका लेवल कितना बढ़ गया, वो अपनी जर्नी में कितना दूर आ गया, ऐसा फील होगा। ये जो आउटलुक का चेंज हुआ है ना स्टीवन स्पिलबर्ग की एक मूवी को लेकर नहीं, उसके पूरे करियर को लेकर, ये मुझे लगता है इस मूवी को अलग बनाते हैं और ये द फेबरमैन्स को स्पेशल बनाते हैं।